नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका EN हिंदी पर। मैं हूं राम भारद्वाज और आप देख रहे हैं EN हिंदी का मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन। आज है 23 मार्च 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। कोरोना वायरस से जुड़ी हुई बड़ी अपडेट्स हम आपको देने वाले, इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश पंचायती राज संस्थाओं से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, उस पर भी हमको जानकारी हम देने वाले। छात्रवृत्ति से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है क्योंकि नया शैक्षणिक सत्र 2021 अप्रैल में शुरू हो रहा है। क्या कुछ अपडेट है, इस पर पूरी जानकारी हम आपको देने वाले। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरों की अपडेट्स हम आपको देने वाले। तो हमेशा की तरह वीडियो को आप लाइक कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक करने का टारगेट आज हमारा 2000 लाइक, तो जल्द से जल्द आप हमेशा की तरह वीडियो को लाइक जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। हिमाचल की 3615 पंचायतों में अप्रैल में होगी ग्राम सभाएं। हिमाचल के सभी जिलों की 3615 ग्राम पंचायतों में अप्रैल माह में ग्राम सभाएं होगी। जिलों के पंचायत अधिकारी ग्राम सभाओं की तारीख निर्धारित करेंगे। इसके अनुसार ही पंचायतों में ग्राम सभाएं कराई जाएगी। राज्य में हर 3 माह के अंतराल में ग्राम सभाएं होती है। ये ग्राम सभाएं जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर में होती है। प्रदेश में अप्रैल में ये ग्राम सभा होगी। इन ग्राम सभाओं में नई गठित पंचायतों के क्षेत्रों में विकास कार्य को भी मंजूरी दी जानी है। इसके साथ ही नए पंचायत घरों की जमीन को लेकर भी फैसले लिए जाने। जमीन को मंजूरी के बाद उन पंचायतों में पंचायत घरों का निर्माण भी किया जाना है जहां अभी तक पंचायत घर नहीं है। ऐसी पंचायतों में वैकल्पिक व्यवस्था के अनुसार पंचायतों का कामकाज स्कूलों, युवक मंडलों और महिला मंडलों के खाली पड़े कमरों में चलाया जा रहा है। राज्य के पंचायती राज विभाग के अतिरिक्त निदेशक केवल शर्मा ने कहा कि ग्राम सभाएं अप्रैल में होनी है। इनकी तारीख जिला पंचायत अधिकारी को निर्धारित करनी है। बड़ी खबर, कोरोना का कहर, पहले से ज्यादा आक्रामक दूसरी लहर, वायरस 300% तेवर। देश के 1 दर्जन से अधिक राज्य कोरोना वायरस की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं। महामारी को नियंत्रण में लाने का अनुभव होने के बावजूद इन राज्यों में स्थिति सामान्य नहीं हो पा रही है। इसकी मुख्य वजह वायरस का पहले से ज्यादा आक्रामक होना है। आंकड़ों पर गौर करें तो कोरोना वायरस की आक्रामकता में 300% की बढ़ोतरी हुई है। केंद्र सरकार ने महामारी की दूसरी लहर के लिए राज्य को जिम्मेदार ठहराया है। पिछले साल मार्च माह में कोरोना के मामले बढ़े थे, हालांकि उस दौरान प्रतिदिन औसतन 187 संक्रमित मरीज मिल रहे थे। इसके बाद जुलाई में हर दिन 60,000 से अधिक मरीज मिलने लगे थे, लेकिन इस बार कोरोना वायरस ने मार्च के महीने में 60,000 से अधिक का आंकड़ा छू लिया है। बीते 30 दिन में 3 लाख से ज्यादा सक्रिय मरीज हो चुके हैं। इतना ही नहीं, कोरोना से मरने वालों की संख्या में भी 200% की वृद्धि दर्ज की जा चुकी है। वायरस के फैलाव में आई इस तेजी को लेकर विशेषज्ञों का कहना है कि इस बार महामारी पर नियंत्रण पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो सकता है। खबर हिमाचल से, विश्व बैंक ने लौटाई मुआवजे की 1540.77 लाख रुपए की राशि। हिमाचल सरकार की ओर से वन विभाग की एकीकृत विकास परियोजना में अब तक 1928.93 लाख रुपए व्यय किए गए। 1543.15 लाख रुपए विश्व बैंक को मुआवजे के लिए भेजे गए थे, जिसमें से 1540.70 लाख रुपए राज्य को वापस मिल चुके हैं। वन मंत्री राकेश पठानिया ने इसकी पुष्टि की है। वन विभाग के लिए विश्व बैंक की ओर से 700 करोड़ रुपए की एकीकृत विकास परियोजना वित्त पोषित की जा रही है। इससे राज्य की विभिन्न ग्राम पंचायतों में जल प्रबंधन में सुधार और कृषि जल उत्पादन क्षमता में सुधार होगा। ये परियोजना प्रदेश के 10 जिलों शिमला, ऊना, कांगड़ा, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, मंडी, कुल्लू, सोलन और सिरमौर की 428 चयनित पंचायतों में क्रियान्वित की जा रही है। खबर ऊना से, कोविड नियमों की पालना करवाने सड़क पर उतरी SDM ऊना। जिला ऊना में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण पर लगाम लगाने को लेकर जिला प्रशासन द्वारा सिर्फ नए दिशा निर्देश ही जारी नहीं किए गए, बल्कि इन निर्देशों की पालना के लिए प्रशासनिक अधिकारी लगातार फील्ड में उतरकर काम कर रहे हैं। पिछले कल होली की छुट्टी होने के बावजूद भी SDM ऊना डॉक्टर निधि पटेल पुलिस बल के साथ ऊना शहर और साथ लगते गाँव की सड़कों पर उतरी और प्रशासन द्वारा कोविड को लेकर जारी दिशा निर्देशों की अवहेलना करने वालों के चालान किए। इसके साथ ही SDM ऊना ने लोगों को नियमों के प्रति जागरूक भी किया। SDM ऊना ने कहा कि भविष्य में भी प्रशासन ये अभियान जारी रखेगा। बड़ी खबर, पूर्व सैनिकों के बच्चों को पढ़ाई के लिए सहायता देगा विभाग। सैनिक कल्याण विभाग हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक के 501 बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रति माह 1000 रुपए की आर्थिक सहायता देगा। पढ़ाई के लिए सहायता राशि लेने के लिए सूबे के हवलदार रैंक तक के पूर्व सैनिकों के 501 बच्चों के आवेदन विभाग ने केंद्रीय सैनिक बोर्ड की स्वीकृति के लिए भेजे हैं। KSB से यह आवेदन जल्द ही स्वीकृत हो गया और बच्चों को प्रति माह 1000 रुपए और वार्षिक कुल 12,000 रुपए की सहायता राशि ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई के लिए मिलेगी। इसके अलावा प्रोफेशनल कोर्स करने वाले पूर्व सैनिकों के 61 बच्चों को विभाग प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना में छात्रवृत्ति देगा।
घर पर ही आइसोलेट हो गए कोविड मरीज, मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में रूटीन से चलेगी ओपीडी। राज्य में कोरोना से ग्रसित मरीज घर में ही आइसोलेट हो गए। आशा वर्कर, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता इनका हाल पूछती रहेगी, जबकि जिला प्रशासन की ओर से भी मरीजों से संपर्क रखा जाएगा ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें सहायता मुहैया करवाई जा सके। इसके अलावा गंभीर रूप से घायल मरीजों को अस्पताल में भर्ती किया जा सकेगा। कोरोना वार्ड में स्पेशलिस्ट डॉक्टरी मरीजों को सेवाएं देते रहेंगे। मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पतालों में पहले की तरह मरीजों का ओपीडी में चेकअप होता रहेगा। रूटीन के ऑपरेशन भी चलते रहेंगे। प्रदेश सरकार ने मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जिला चिकित्सा अधिकारी को ये निर्देश दिया है। लोगों को कोरोना से सतर्क रहने के लिए कहा गया है। हिमाचल में बीते एक सप्ताह से कोरोना ने कहर बरपाया है। प्रतिदिन 300 से अधिक मामले आ रहे हैं। 2 से 3 लोगों की प्रतिदिन इस बीमारी से मौत हो रही है। मौत का आंकड़ा भी 1000 के पार पहुंच चुका है। स्वास्थ्य विभाग ने मेडिकल कॉलेज प्रशासन और जिला चिकित्सा अधिकारी को निर्देश दिए कि वे वार्डों को लगातार सैनिटाइज करते रहे। बिना मास्क के अस्पताल में एंट्री न करने की बात कही गई है। उधर स्वास्थ्य सचिव अमिताभ अवस्थी ने बताया कि अस्पतालों में ओपीडी और ऑपरेशन चलते रहेंगे। बीमारी को लेकर अस्पताल प्रशासन को सतर्क रहने को कहा गया है। स्नो फेस्टिवल के समापन पर बोले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, टनल बनने से उदय हुए लाहौल का भाग्य, लाहौल के विकास के लिए सरकार प्रयत्नशील। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला से वर्चुअल माध्यम द्वारा लाहौल स्पीति जिले के स्नो फेस्टिवल के समापन समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि 75 दिनों तक चला ये महोत्सव इस जनजातीय जिले की समृद्धि और विविध संस्कृति, परंपराओं व पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। उन्होंने कहा कि अटल टनल ने विकास के लिए नए रास्ते खोले हैं। इस टनल से पर्यटन विकास को भी बढ़ावा मिला, क्योंकि इसके माध्यम से मनमोहक और खूबसूरत घाटी विश्व भर के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी है। इससे न केवल स्थानीय लोगों को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे, बल्कि इस जिले के लोगों की अर्थव्यवस्था में भी बदलाव आएगा। मेले का आयोजन हमने लाहौल घाटी में किया। इस टनल बनने के पश्चात जहाँ 75 दिन तक ये मेला चला और मेला चलने के बाद पूरे वहाँ की पुरानी संस्कृति को भी इकट्ठा किया एक मंच पर, और पुरानी संस्कृति के साथ साथ बहुत सारी पुरानी चीजें, कलाकृतियां, बहुत सारी चीजें जो हमारी दैनिक उपयोग की हुआ करती थी, उन सारी चीजों का भी जो है वो वहाँ पर जो है वो प्रदर्शनी के माध्यम से लोगों के बीच में दिखाया गया। तो हम प्रधानमंत्री जी से विशेष तौर से इस बात के लिए कहेंगे कि इसके लिए जो है वो हमारे लाहौल घाटी के लोगों को सम्मानित करने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से मैं प्रयत्न करूंगा, प्रयास करूंगा। और उसके साथ साथ में जो और भी चीजों को लेकर के इसके जीआई टैगिंग का भी हम इस बात पर सोच रहे हैं कि इसको भी किया जा सकता है। उस दृष्टि से भी हम प्रयत्न करेंगे। मेरे डिप्टी कमिश्नर से भी इस बात के लिए विशेष तौर से आग्रह है कि आप सोचें वो क्या किस प्रकार से किया जा सकता है, ताकि जो चीजें हम बहुत मेहनत के बाद बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ हम इकट्ठा कर रहे हैं, इसकी प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन हो, ताकि वो आने वाली जनरेशन के लिए, आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है वो हमेशा वो यादगार चीजें हैं। हम इस बात को ध्यान में रखें, क्योंकि आज की जनरेशन में जिन लोगों ने लाहौल जिस रूप में देखा, उनके दिमाग में वही बातें हैं। लेकिन जनरेशन के ध्यान में हमको लाहौल का इतिहास, लाहौल का संघर्ष, कठिन जीवन, ये सारी चीजें उनके जहन में डालने के लिए, उनके ध्यान में लाने के लिए हमको उस चीज के लिए उसके साथ जोड़ने की जरूरत रहेगी। और वो तभी जोड़ा जाएगा जब हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन होगी। डॉक्यूमेंटेशन के साथ ये सारी चीजें जो है संग्रहित रूप से एक जगह होगी। उसके लिए प्रयत्न करें, उसके लिए प्रयास करें। और जैसे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अटल टनल के उद्घाटन के अवसर के बाद हमारे सामने अधिकारियों को वहां पर जो है, जो बीआरओ के जो अधिकारी थे, उनको हमारे सामने इंस्ट्रक्शन दी कि मैं चाहता हूं कि हर मजदूर का इस टनल को बनाते बनाते क्या अनुभव, उन कुछ लोगों के जिन लोगों ने बहुत काम किया, वो क्या अनुभूति थी, किस प्रकार से उनके अनुभव रहे हैं, उनको डॉक्यूमेंटेशन की। 1 अप्रैल से बदलेंगे छात्रवृत्ति के नियम, नैक और एनबीए से ग्रेडिंग की नई शर्त लगाई। केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को मिलने वाली पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना में बड़ा बदलाव किया है। 1 अप्रैल से शुरू हो रहे नए शैक्षणिक सत्र से छात्रवृत्ति के नए नियम लागू हो जाएंगे। केंद्र से आए निर्देशों के बाद निदेशक उच्चतर शिक्षा विभाग डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा की ओर से
सभी जिला के उप निदेशकों को इस संबंध में सर्कुलर जारी कर दिया है। नए नियमों के तहत छात्रवृत्ति के लिए शिक्षण संस्थानों पर नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन और नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल से एक्रीडिटेशन की शर्त लगाई गई है। ग्रेडिंग के लिए शिक्षण संस्थानों को वर्ष 2024 तक का समय दिया गया है। छात्रवृत्ति के लिए आवेदन से लेकर राशि जारी करने की प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल होगी, यानी आवेदन ऑनलाइन होगी और पैसा भी छात्रों के बैंक अकाउंट में ही आएगा। शिक्षण संस्थानों को निर्देश दिए गए कि छात्रवृत्ति के आवेदन के दौरान बैंक खातों की वेरिफिकेशन करवा ले। ये सुनिश्चित करवाए कि छात्र का बैंक का आधार से लिंक है। केंद्र सरकार छात्रवृत्ति राशि का 60% हिस्सा ही देगी, शेष 40% राशि राज्य को स्वयं देनी होगी। जनवरी 2021 से मार्च 2026 तक के लिए नए नियम बनाए गए हैं। पुलिस अधीक्षकों और जिलाधीशों के आवासों से हट सकती है सुरक्षा गार्ड। हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के पुलिस अधीक्षकों जिलाधीशों के आवास पर लगी सुरक्षा गार्ड हट सकती है। विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने गृह सचिव को इसकी सिफारिश की है। समिति ने टिप्पणी करते हुए कहा कि ये ब्रिटिश लेगेसी है जिसे छोड़ना होगा। समिति का कहना है कि क्योंकि सभी एसपी और डीसी को निजी सुरक्षा अधिकारी पीएसओ भी दिए गए हैं, ऐसे में उनके घरों में अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करना सही नहीं है। समिति ने विभाग की उस दलील को भी खारिज कर दी जिसमें एसपी और डीसी को खतरे के आंकलन के आधार पर सुरक्षा देने की बात कही गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि लाहौल स्पीति, कुल्लू और सोलन हमीरपुर में पुलिस अधीक्षकों को गार्ड मुहैया नहीं करवाई जा रही है। समिति ने कहा कि अंग्रेजों के जमाने में स्वतंत्रता आंदोलन के चलते तब के डीसी और एसपी को कई तरह के कार्य करने होते थे, लेकिन अब किसी अधिकारी को कोई खतरा नहीं है। विभागीय सचिव ने भी समिति के इस सुझाव पर अपनी सहमति जता दी है। फिलहाल इस व्यवस्था का रिव्यू किया जा रहा और जल्द ही समिति को फिर से रिपोर्ट भेजी जाएगी। गौरव की हिमाचल प्रदेश पुलिस में लागू पंजाब पुलिस रूल के अनुसार सिर्फ डीजीपी स्तर के अधिकारी के घर पर ही स्थायी सुरक्षा गार्ड तैनात हो सकती है, लेकिन प्रदेश में डीजीपी के अलावा आईजी, डीआईजी, डीसी, एसपी स्तर के अधिकारियों के घरों पर भी सुरक्षा गार्ड तैनात है। फॉरेस्ट क्लियरेंस के इंतजार में खनन पट्टे 2016 से लटके मामले मंजूरी न मिलने से बढ़ रहा है अवैध खनन। हिमाचल प्रदेश को लंबे अरसे से माइनिंग की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। खनन पट्टों की कानूनी तरीके से ऑक्शन करने के बाद भी फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं मिल पाई है। इतना ही नहीं, ये मंजूरी कोई 6 महीने या 1 साल से नहीं बल्कि 2016 के मामले लंबित पड़े हुए जिनकी इजाजत नहीं मिलने से मामला अटक गया है। इसकी वजह से प्रदेश के 4 जिलों में अवैध खनन के मामले भी बढ़ने लगे हैं। वहीं जिन लोगों ने लीज पर खनन पट्टे लिए उनका पैसा भी फंस गया है। जानकारी के अनुसार अब सरकार ने केंद्रीय वन मंत्रालय से इस मामले को उठाने की सोची है, क्योंकि वर्ष 2016 से ये मामले वन मंत्रालय के पास ही फंसे हैं। राज्य के वन विभाग को इस संबंध में सरकार ने भी कहा कि वे अपने स्तर पर मामले को उठाए। वन विभाग की मुखिया ने इस रिकॉर्ड को देखकर मामला उठाने की बात कही है।